गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश रावत। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत एकेडमी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कल तक की सारी क्लासेस आपने पढ़ ली होंगी। देखिए, अगर आप पिछली क्लासों को पढ़ के आए हैं तभी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सक्षम पाएंगे बच्चों आज वाली क्लास को पढ़ने में, ठीक है। और इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो भी आज की क्लास में हम टॉपिक करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले की क्लासों में हम पढ़ चुके हैं 1.1 एक्सरसाइज, 1.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल, 1.2 के एग्जाम्पल और 1.2 के 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो आज की क्लास में हमारी शुरुआत होगी वो होगी 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। और मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ आपको पहले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। इंग्लिश वाले बच्चे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर है 11 एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 1.2। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। कि भाई चेक कीजिए क्या 6n की आप कोई ऐसी वैल्यू रखे n की कि जिससे 6n की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आपको ये चेक करके बताना है। हिंदी वाले है कोई बुक? नहीं है, दिखाइए। हिंदी वाले लिखिए, हिंदी वाले पढ़ लीजिए। देखिए, हिंदी वालों के लिए स्टेटमेंट बोल देता हूँ। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो जाएगा। देखो, ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको करा चुका हूं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 5 संख्याएं 4n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n 0 पर समाप्त हो, ठीक है। यह मैं पढ़ा चुका हूं आपको। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, करते स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। पहले मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश। देखो, हिंदी में लिख रहा हूँ फिर इंग्लिश में बता दूंगा, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन बनेगा। देखिए, यदि 6n की पावर 0 होगी तो 5 इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए, अगर 6 की पावर कोई n और वो 0 आ जाए, संख्या 0 पे एंड हो जाए, तो वो संख्या क्या होगी? 5 उसका क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड क्यों होगा? देखिए, मैं बताता हूं आपको कि भाई कोई भी जब 0 पैदा होता है तो वहां पे 5 जरूर होता है। अगर यहाँ पे 0 आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जिसमें 5 आया होगा और 2 आया होगा। क्योंकि जब भी आपकी एक 0 बनती है तो किससे बनती है? 5 और 2 के जोड़े से बनती है, ठीक है। तो 5 क्या होगा? इसका एक अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। ये बात मान ली मैंने, इतनी बात आती है समझ में। अच्छा, लेकिन जब आप इसके फैक्टर करोगे, लेकिन जब हम इसके टुकड़े करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके 6n के, तो 6n को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2, ये 6 की पावर n है बच्चों, ये ठीक है। 2 इंटू 3 की पावर n, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके फैक्टर क्या क्या है, गुणनखंड क्या है? 2 और 3 आया, लेकिन 5 तो नहीं दिखा। 5 दिखा नहीं आपको? नहीं दिखा। लेकिन यहां अभाज्य गुणनखंड, यहां 6 की पावर n की अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 व 3 प्राप्त होते हैं, ठीक है। जिसमें कहीं भी 5 गुणनखंड के रूप में नहीं है, गुणनखंड के रूप में
नहीं है। देखिए बच्चों 6n के आपके जब गुणनखंड करें आपको क्या मिला, 2 और 3 मिला, लेकिन कहीं भी उसमें 5 नहीं दिखा, तो 5 क्या उसका गुणनखंड नहीं है। और जब गुणनखंड नहीं है तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेयता आधारभूत प्रमेय का प्रमेय इसकी क्या करती है, सत्यता की जांच करती है, या इसकी सत्यता करती है, या इसको आप क्या लिख सकते हो, सत्यता ही लिख लो। सत्यता करती है कि 6n n के किसी भी मान के लिए, कि यहाँ पे लिखिए कि करती है कि n के किसी भी मान के लिए किसी भी मान के लिए 6n = 0 नहीं होगा। ठीक है, 6n = 0 नहीं होगा। ये क्या हो गया आपका, सिद्ध हो गया। भाई क्या था, देखो अगर 0 आएगा तो भैया 5 मिलना चाहिए, और 5 यहाँ पे कहीं है ही नहीं बच्चों। क्या क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 है तो 5 गुणनखंड के रूप में नहीं है। और आधारभूत प्रमेय का, ये आधारभूत प्रमेय का ही तो बच्चों, आपने एक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के टुकड़ों के रूप में लिख दिया। यही तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। मैंने समझाया था ना कि भाई किसी भी भाज्य संख्या को जब आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं तो ये क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। और आधारभूत प्रमेय यहाँ पे सिद्ध कर दिए कि भैया यहाँ पे 5 कहीं पे है ही नहीं, क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, और जब 5 नहीं है तो ये 0 होएगा नहीं, 0 क्या है, 0 बनेगा नहीं। और जब ये 0 बनेगा नहीं तो 6n की पावर n = 0 नहीं आएगा। और ये क्या था, आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब इंग्लिश वाले बच्चों को कराऊंगा, जल्दी से नोट कर लो हिंदी वाले बच्चे। बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में करा रहा हूँ एक बार, अभी मार कर देखना है क्या हो गया इसको। इसको मैं इंग्लिश में करा रहा हूँ भैया, ये तो हिंदी में था बच्चों। केवल यही क्वेश्चन, जब देखो छोटा क्वेश्चन होता है ना बच्चों तो मैं एक साथ ही करा देता हूँ, ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश, या फिर ऊपर इंग्लिश लिख देता हूँ और नीचे हिंदी लिख देता हूँ। लेकिन जब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है तो बच्चों 2 बार में कराना पड़ता है। जब हिंदी वालों का हो तो इंग्लिश वाले पेशेंस मार के बैठे, और जब इंग्लिश वालों का हो तो हिंदी वाले। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्या वो कह रहा है कि 6 की पावर n क्या 0 पे एंड हो सकता है। तो पढ़िए, इसको करते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, समझ में तो आपको आ गया होगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फंडा है वो मैं क्लियर करा देता हूँ। देखिए, इफ द नंबर 6n = 0 for any n were to end with the digit 0। वो कह रहा है कि यदि कोई नंबर 6n = 0 है, जिसके लिए n कोई ऐसा नंबर है जो एंड होगा, देखो किस पे, ये पूरा नंबर 0 पे एंड होगा, n कोई ऐसा नंबर बनता है। ठीक है, और जब ये n कोई ऐसा नंबर बनता है तो क्या होगा, जो ये नंबर है बच्चों, ये कौन सा, ये 6n, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 5 क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। क्यों होगा प्राइम फैक्टर, क्योंकि भैया 0 कब प्रोड्यूस होता है, 0 तब प्रोड्यूस होता है जब किसी नंबर में 2 और 5 का एक टुकड़ा बनता है। ठीक है, तो देन इट वुड बी डिविजिबल by 5, और 5 is a prime factor of this number, और 5 is a prime factor of this number। ठीक है,
5 क्या होगा इस नंबर का? प्राइम फैक्टर्स होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। बट जब आप इसके फैक्टर करोगे बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से जब आप इसके फैक्टर करके देखोगे तो 6n के फैक्टर करना बच्चों, 6n को ऐसे लिखूंगा मैं 6n है बच्चों, ये मैं बार-बार नीचे लिख देता हूँ, 6 की पावर n है। तो देखो मैं इसको लिखूंगा, 6 को तोड़ लूंगा 2 × 3 की पावर n, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 × 3 और इसकी पावर n। तो प्यारे बच्चों, जब आप देख पा रहे होंगे कि जब आपने 6 के टुकड़े किए या फैक्टर्स किए तो ये कैसे कैसे टूटे, 2 और 3 में। यहाँ पे तो दूर दूर तक भी हमें 5 नजर नहीं आ रहा भाई, 5 तो है ही नहीं। और आपको पता है कि 0 कभी भी कब बनता है, जब क्या आता है 5 और 2, 5 और 2 आएगा। देखो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और जब तक 5 नहीं आएगा तो 0 बनेगा ही नहीं। तो 5 तो है ही नहीं इधर, ठीक है, तो 5 नहीं है। तो अब इसको लिखेंगे आगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है? दैट फाइव इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर, 5 is a prime factor of this number। ठीक है, कि this is not possible that कि 5 is a prime factor of this number, कि भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 क्या हो जाए, इसका प्राइम फैक्टर हो जाए। ठीक है, तो जब प्राइम फैक्टर नहीं होगा, तो जब ये 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं बनेगा, इसमें प्राइम फैक्टर नहीं बनेगा एक, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 0 प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं so the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime factor so the uniqueness of fundamental theorem guarantees that for any number n, for any number n, six n not becomes equals to 0। इक्वल्स टू 0। ठीक है, हेंस 6n नॉट इक्वल्स टू 0। 6n क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। देखो बच्चों समझा देता हूँ, दिस इज, देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम मान लेते हैं इफ द नंबर 6n इक्वल्स टू 0 फॉर एनी n, ठीक है, जहाँ पर n की आप वैल्यू रखोगे और ये 0 आ जाएगा, हम मान लेते हैं। अगर 0 आएगा तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 से डिविजिबल होगा और क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा 5 इसका। ठीक है, क्योंकि 0 जब भी किसी नंबर में 0 आता है तो वहाँ पे 5 होता ही होता है बच्चों। ठीक है, अब हमने इसके फैक्टर करके देखिए, फैक्टर आए 2 और 3, तो यहाँ पे तो दूर दूर तक भी 5 नहीं है, तो हमने लिखा दिस इज नॉट पॉसिबल दैट 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर, कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि 5 क्या हो, इसका प्राइम फैक्टर हो। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट फॉर एनी नंबर n 6n नॉट बिकम इक्वल्स टू 0, किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं होगा, हेंस 6n इज नॉट इक्वल्स टू 0। हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए और बहुत जल्दी खत्म हो गया आपकी एक्सरसाइज। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चेक वेदर, सॉरी, एक्सप्लेन व्हाई
क्वेश्चन नंबर 6 है 1.2 का कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड और 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कि ये आपको बताना है कि कंपोजिट नंबर्स है। ठीक है, दिखाओ भाई, हिंदी में बोल देता हूँ कि भाई व्याख्या कीजिए कि ये दोनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। मतलब ये भाज्य मतलब भाग हो सकती हैं, ये ऐसी संख्याएं आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर को ले लेता हूँ। उसको हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों सुनने में बच्चों ध्यान से, ये दो नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। दोनों में बच्चों आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं, कि किसी से ये भाग हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहली संख्या उठा लीजिए बच्चों, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो बच्चों देखो, आपको दो टर्म दिख रही है, पहला पद दूसरा पद, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है। तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ बच्चों बाहर। कॉमन वो चीज़ ली जाती है जो दोनों पदों में होती है, तो पहले पद में भी है और दूसरे पद में भी है 13, और 13 जहाँ से जाएगा वहाँ पे अपनी जगह 1 छोड़ के जाएगा, 1 लीव करेगा। तो एक हो गया 7 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये आ गया बच्चों। तो देखिए अब आपको क्या दिखा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो 13 है ये क्या है, इसका एक फैक्टर है। क्या है, 13 है, इसका एक गुणनखंड है। वही हमने देखा 13 इसके साथ, इस संख्या के साथ गुणा में है, तो 13 क्या है यहाँ पे, इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो लिख लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा कि 13 है इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे 13 इज प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर लिख लीजिए। ठीक है जी, इंग्लिश वाले की लाइन लिख लेना। इतनी बात आगे समझ में कि भाई ये नंबर 13 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इसमें आगे लिख लीजिए, तो ये संख्या 13 से भाग होगी, 13 से भाज्य है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया भाई। अगर इसका देखो, कोई अगर गुणनखंड है किसी संख्या का, तो गुणनखंड से वो संख्या हमेशा भाग होती है। 13 इसका गुणनखंड है तो 13 से भैया भाग होगा ही होगा। 13 इसका फैक्टर है तो 13 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो इतनी बात आगे समझ में। तो इसलिए इंग्लिश वाले लिखिए, फैक्टर इज 13 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 13 इज प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर एंड इट डिवाइड्स इट, एंड 13 डिवाइड्स इट, और इसको 13 क्या करेगा, भाग भी करेगा। इतनी बात आगे समझ में। अच्छा, आप दूसरा नंबर लेंगे बच्चों। दूसरे नंबर में देखो, यहीं से बच्चों देखो, प्लस यहाँ आ रहा है ना, ये आ रहा प्लस, तो दो टर्म बन गई, पहली टर्म और दूसरी टर्म, पहला पद और दूसरा पद। तो देखिए पहले पद और दूसरे पद में बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, देखना, जो इसमें और इसमें 5 है, तो 5 कॉमन ले लो मैं यहाँ से। पहले इस नंबर को लीजिए, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 4 3 2 1 प्लस 5। ठीक है, तो देखिए बच्चों 5 ये रहा और 5 ये रहा, पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लूंगा बच्चों, तो अंदर बच जाएगा कितना, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, सॉरी 5 की जगह पर आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस यहाँ से 5 गया तो क्या बचा 1। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे 13 इसका गुणनखंड था, ऐसे 5 क्या है, इसका गुणनखंड है। क्या है, प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। तो 5 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। तो वही लाइन लिख लीजिए कि 5 इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो ये संख्या 5 से भाग होगी, 5 से भाज्य है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे
5 is a prime factor of this number, ठीक है। सो 5 divides the given number, 5 divides this number, ठीक है। कि भाई 5 क्या है, इसका प्राइम फैक्टर है, तो 5 इसको भाग भी करेगा। तो आपको क्या पूछा था कि भाई क्या ये भाज्य है, तो आपको पता लग गया क्या भाज्य है या नहीं है बच्चों। ये है, वो 13 से भाज्य है और ये 5 से भाज्य है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। हिंदी वाले लिख लेंगे, अतः दोनों संख्याएं भाज्य हैं, ठीक है। ये हो गया। इंग्लिश वाले लिखेंगे हेंस बोथ नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। दोनों नंबर क्या है बच्चों, कंपोजिट नंबर है। आगे बात समझ में, देखो कुछ समझ ऐसा तो नहीं है जो समझ में नहीं आया हो सर। वैसे ये मतलब जैसे इसमें 5 को मैंने मतलब दोनों में जो संख्या है वही वो होगा। हाँ, वही कॉमन लिया जाता है बच्चों, ठीक है। कॉमन का मैंने पहले ही बताया था, लेकिन आपको कॉमन देखते दोनों पदों में कौन सी संख्या है। 5 इधर है तो 5 कॉमन ले लीजिए। नहीं, वैसे अगर कोई संख्या सेम नहीं हुई तो इसका भाज्य नहीं होगा, फिर नहीं होगा। अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, फिर सॉल्व ही नहीं होता आगे, ठीक है। कॉमन है जब तो सॉल्व हो रहा है ये। देखिए बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ जी भैया, आपको क्लियर हो गया, अबे क्लियर है? नो प्रॉब्लम, गुड, नो प्रॉब्लम, जल्दी नोट करोगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी 1.2 एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और फिर स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3। और काफ़ी अच्छे एक्सरसाइज है और हर साल एग्जाम के 1.3 से आता है बच्चों, क्वेश्चन हर साल आता है, हर बार आता है। 2 या 3 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर आता है 1.3 से, ठीक है, फिक्स है बिल्कुल। देखिए स्टेटमेंट बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अलोंग ए स्पोर्ट्स फील्ड, कि भी किसी खेल के मैदान के चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार क्या है, रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में इसके, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को लगते हैं 12 मिनट इस चक्कर लगाने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कि मान लीजिए, देखिए बच्चों कोई वृत्ताकार पाथ है, यहाँ से दोनों भागना शुरू करते हैं, सोनिया और रवि। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट, ठीक है, कि 18 मिनट में ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेंगे और 12 मिनट में रवि एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो बताइए जब वो उन्होंने भागना शुरू किया एक साथ, तो कितने समय बाद दोनों एक साथ इस पॉइंट पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों एक बात सोचो, देखो जब सोनिया भागेगी तो सोनिया को लगेगा भैया 18 मिनट, लेकिन रवि उससे कितनी देर पहले पहुंच जाएगा, 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो जब सोनिया आएगी तो रवि आगे निकल जाएगा, तो पहले चक्कर में तो ये मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा टाइम बताना पड़ेगा कि जो दोनों एक ही टाइम पे वहाँ पे पहुँचे। तो आप क्या करोगे बच्चों, देखिए हमें निकालना है, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका बच्चों, 18 का और 12 का, ठीक है। 18 और 12 का एलसीएम निकालिए अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 18 का यहाँ निकालिए, 12 का यहाँ निकाल लेते हैं। तो 2 से गया कितने पे, 9 पे, 3 से गया बच्चों 3 पे, और 3 से गया ये 1 पे। तो 9 का कितना आया, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। 2 से गया ये 6 पे, 2 से गया 3 पे, और 3 से गया बच्चों ये 1 पे। तो कितना आया ये 12 का 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1, ठीक है। तो बच्चों अब आपको मैंने कहा है कि एलसीएम निकालना है, जो इनका एलसीएम निकलेगा वही इनके एक साथ मिलने में टाइम होगा।
ठीक है, कि भाई ऐसा टाइम जो 18 से भी पूरा जाए और 12 से भी पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो इन दोनों से ऐसी संख्या निकालने का मतलब है इनका एलसीएम पूछा गया है आपसे। तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? हाईएस्ट फैक्टर्स को उठाते हैं हम दोनों नंबर से। तो हाईएस्ट फैक्टर्स उठाएंगे एलसीएम के। तो देखिए सबसे पहले दो की बात करते हैं। 2 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है इन दोनों में? ये, तो इसको लीजिए 2 की पावर 2। अब 3 को देख लीजिए, 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में से? 3 की पावर 2। तो इसको कर लिया 2, तो ये हो गया 4 और ये 9। तो कितना आ गया बच्चों? 36 मिनट। कितना आ गया? 36 मिनट आ गया कि जी 36 मिनट बाद रवि और सोनिया, लिख देता हूँ, रवि और सोनिया उसी बिंदु पर मिलेंगे। इसी बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। 36 मिनट बाद रवि और सोनिया उसी बिंदु पर मिलेंगे। इंग्लिश वाले लिखेंगे आफ्टर द 36 मिनट रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है। इंग्लिश वाले ये लिख के आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, फिनिश, समझ में आ गया? जल्दी से नोट कर लो। उम्मीद है बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे कल अगली क्लास में। और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है क्लासेस तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनकी मैथ में रीअपेयर आ गई है और मैथ के डर से वो घर बैठे हुए हैं। तो उनको बोलो कि डरना नहीं है, ठीक है। बहुत आसान तरीके के साथ मैथ आपको सिखाया जाएगा, बिल्कुल 0 से लेके और 100% लेवल तक, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।